जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। मैं शशिकांत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विथ अंकित परिवार पे। तो सभी जल्दी से जल्दी उपस्थित हो जाएंगे ताकि आपकी अपनी बेहतरीन सेशन बिहार जीके का प्रैक्टिस सेट इसको शुरू किया जा सके। तो आशा करता हूं आप सभी को इस कक्षा से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल रहा होगा और आप सभी के रिवीजन भी हो रहे होंगे। आज कुछ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी शामिल किया हुआ है, ठीक है ना। तो आशा करूंगा कि आप सभी मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रश्न जो होगा वो सही करोगे, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं यहाँ पर सेशन की शुरुआत देरी ना करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये आपकी टाइमिंग है ना। सुबह 9 बजे आपकी मैथ हो रही है, 10 बजे से जीके जीएस, आज 11 बजे से आपकी हिंदी की कक्षा हुई, ठीक है ना। 12 बजे से बिहार जीके, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को 4 बजे से इंग्लिश, और साइंस जो है बहुत जल्दी आपका आने वाला है, ठीक है। क्लियर है? तो चलिए करते हैं सेशन की शुरुआत। और ये कल का हमारा होमवर्क था, ये कल का हमारा होमवर्क था, और यहीं से करेंगे आज के सेशन की शुरुआत कि बिहार विधानसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है? बताएंगे? 30, 38, 40 या फिर यहां पर 50? क्या होगा इसका सही आंसर? चलिए 50 के साथ जा रहे हैं, लेकिन यहां पर बात हो रही है बिहार विधानसभा के प्रक्रिया नियम, और प्रक्रिया नियमों में देखा जाए तो नियम संख्या 109, और ये कहता है कि अगर यहां पर विधानसभा में हमें अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो इसके लिए कम से कम 38 सदस्य यहां पर होने चाहिए। कम से कम कितने? 38 सदस्य होने चाहिए, तब जाके अविश्वास प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाएगा। और जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव ला दिया जाएगा उसके 10 दिन के भीतर, है ना, कितने? तो 10 दिन के भीतर अगर हम बात करें तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो इस पर चर्चा करने के लिए 10 दिन के भीतर ही कोई एक दिन यहां पर निर्धारित कर लेना है, कोई एक तिथि निर्धारित कर लेनी है। और अगर यह अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो यहां पर मुख्यमंत्री के साथ साथ जितने भी मंत्री हैं सभी को क्या करना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है, इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। सही ऑप्शन क्या है हमारा? आंसर बी। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? यह क्वेश्चन इस बार के बिहार दरोगा में था, और साथ ही साथ देखा जाए तो बिहार पुलिस वाले में भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये वित्त राज्य वित्त आयोग है, इसका गठन कौन करता है? आप सभी लोग यहां पर बताओगे, ठीक है। चलो बी और कुछ सी कह रहे हैं। देखो यहां पर अगर हम बात करें वित्त आयोग के गठन की, तो इसका पावर जो है वो किसके पास है? राज्य के राज्यपाल के पास, ठीक है, राज्य के राज्यपाल के पास। तो पंचायती राज संस्था की जो वित्तीय स्थिति है, कितने पैसे रहे, किसका कहां पर यूज हुआ, ठीक है, कितना फंड एलोकेट हुआ था, तो इन सभी की समीक्षा करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और यह गठन कौन करेगा? तो यह राज्य का राज्यपाल करता है। अगर बात करें ऐसा प्रावधान कहां पर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे अनुच्छेद 243, 243 आई। अनुच्छेद 243 आई के अनुसार ये जो राज्यपाल जो है ये वित्त आयोग का गठन करता है, ठीक है। ये बातें यहां पर समझ में आ गया, क्लियर है। अब और क्या क्या चीजें हमें यहां पर पता होनी चाहिए? तो अंतराल कितने का होना चाहिए? अंतराल, तो ये जो गठन किया जाता है ये प्रत्येक 5 वर्ष पर, है ना, प्रत्येक 5 वर्ष पर इसका गठन यहां पर किया जाता है, ठीक है, क्लियर। अगर बात करें प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, तो जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके तुरंत बाद प्रथम
वित्त आयोग जो है, इस प्रथम वित्त आयोग का यहां पर क्या किया गया था, गठन किया गया था। ठीक है ना, क्लियर है। चलो आगे बढ़े। एक क्वेश्चन और बनेगा यहां से, एक क्वेश्चन यहां से और बनेगा। क्या बनेगा, है ना, क्या बन सकता है? अगर पूछ दे कि ये जो वित्त आयोग है यहां पर गठित कर दी गई, है ना, वित्त आयोग गठित कर दी गई, है ना, तो ये अपना रिपोर्ट जो है ये किसको सौंपता है? तो ध्यान रखना, ये अपना रिपोर्ट भी राज्यपाल को ही सौंपता है। ठीक है, और ये रिपोर्ट अंततः जो विधानमंडल है, विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है ना। तो यहां पर अगर पूछ दे आप सभी से, रिपोर्ट सौंपता है, ठीक है, तो किसको? राज्यपाल को। इसी ने गठन किया और इसी के समक्ष रिपोर्ट ये सौंप देगा। अगला, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को प्रभावी रहने के लिए विधानमंडल के पुनः सत्र शुरू होने से कितनी अवधि के भीतर स्वीकृति मिलना अनिवार्य है? 6 सप्ताह, 6 महीने, 3 सप्ताह या फिर 42 महीने? बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। आप सबको पता ही है ना, कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति है। जैसे कि कोई भी सदन अगर कार्यवाही में नहीं हो और आवश्यक पड़ी किसी विशेष कानून की, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल के द्वारा राज्यों में अध्यादेश जारी किया जाता है और इसकी शक्ति वही होती है जो यहां पर विधानमंडलों के द्वारा पारित किए गए कानूनों की। तो दोनों में कोई अंतर यहां पर नहीं है और ये पावर जो है किसके पास है? ये राज्यपाल के पास है। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है? अच्छा, कुछ ए के साथ कुछ बी के साथ धन्य है आप सभी, है ना। यहां पर कह रहे हैं कि विधानमंडल के पुनः सत्र शुरू होने की अवधि, यानी कि ये तब अध्यादेश जारी किया जाता है जब विधानमंडल सत्र में ना हो, और यहां पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर दिया, तो यहां पर जारी करने के बाद अगर विधानमंडल फिर से सत्र शुरू कर दिया तो कितनी अवधि के भीतर उसको स्वीकृति मिलना चाहिए? तो यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 6 सप्ताह के भीतर इसे स्वीकृति यहां पर मिलना चाहिए। और बात करें इसका विवरण कहां पर है, तो अनुच्छेद 213 में, अनुच्छेद 213 में आप सभी को इसका विवरण मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। कहां पर? अनुच्छेद 213 ये पावर देता है किसको? राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का। ठीक है, क्लियर है ना। तो इसमें किसी को किसी प्रकार का डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, क्लियर। बढ़े आगे, चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि बिहार विधान परिषद के वर्तमान सभापति का चयन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, बी है मुख्यमंत्री के द्वारा मनोनयन किया जाता है, सी है विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से निर्वाचित किया जाता है, या फिर डी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इसका नाम जो है वो सामने रखा जाता है। क्या हो जाएगा इसका? चलो, कोई सी कह रहा है और कोई डी कह रहा है ना। कोई सी कह रहा है, कोई डी कह रहा है। अच्छा, ए भी आ गया, बी भी आ गया, बहुत बढ़िया, चारों ऑप्शन आ गए, है ना। चारों ऑप्शन आ गए, कोई ना कोई तो सही होगा ही। अब बात करें, कई बार हमने इसके बारे में पढ़ा है ना, कि जो सभापति होगा इसका चयन कैसे किया जाता है? तो विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा अपने ही बीच से किसी को निर्वाचित कर लिया जाता है। एक बन जाता है आपका क्या चीज? सभापति, और एक निर्वाचित कर लिया जाता है उप सभापति। ये कितनी बार आप सभी ने पढ़ा है। उसके बाद भी इतनी बड़ी गलती, कैसे काम चलेगा, कैसे एग्जाम निकलेगा? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। प्रक्रिया क्या है? तो विधान परिषद के जो सदस्य हैं साधारण बहुमत के आधार पर अपने सदस्यों में से ही सभापति का वो लोग चुनाव कर लेते हैं। बात करें संवैधानिक प्रावधान का, तो यह व्यवस्था जो है ये राज्य विधानमंडल के उच्च सदन की स्वायत्तता बनाए रखने के लिए व्यवस्था यहां पर की गई है। और बात करें मुख्य कारण कि ऐसा क्यों है, तो सदन के संचालन के लिए एक निष्पक्ष और निर्वाचित अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। तो इन सब की पूर्ति जो है इस व्यवस्था के माध्यम से कर दिया जाता है। विधान परिषद की बात करें तो ये एक अस्थायी सदन होता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। बात करें जो सभापति का यहां पर नियुक्ति किया गया, अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो ये अपना त्यागपत्र उप सभापति को संबोधित करके दे देता है, और उप सभापति को देना हो तो सभापति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे देता है।
अब बात करें बिहार विधान परिषद के पहले सभापति कौन थे, तो उनका नाम था राजीव रंजन सिन्हा। तो ये लिख लेना यहां पर क्या चीज, राजीव रंजन सिन्हा। ये कौन थे, तो ये थे यहाँ के प्रथम सभापति। ठीक है, कौन थे, तो ये यहां पर प्रथम सभापति। और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो वो आपके 6 वर्षों का होता है। अगला देखो कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताएंगे मगध की प्रारंभिक राजधानी जो है वो कौन सी थी। इतिहास में तो कोई गड़बड़ नहीं होगा, अब इतिहास से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस आप सभी को मिलेंगे। चलो यहां पर सभी सी के साथ जा रहे हैं, है ना, यहां पर सभी सी के साथ जा रहे हैं और सी वाले जितने भी हैं सब क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, अगर मगध की प्रारंभिक राजधानी देखे तो वो राजगृह रही, है ना, और बाद में जो यहां पर राजधानी बनाई गई बाद में, और बाद में कौन बनाया, तो उदयन के द्वारा, उदयन ने पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया हुआ था। अगर हम बात करें मगध की तो ये क्या है, महाजनपद, क्या है, महाजनपद। और आप सभी को पता है कि इस समय काल में अगर हम बात करें भारत की तो भारत में 16 महाजनपदों का विकास हुआ। इन 16 में से अगर हम बात करें अपने बिहार में तो बिहार में 3 महाजनपद रहे। पहला जो रहा वो रहा मगध, है ना, दूसरा जो रहा वो रहा आपका वज्जी संघ, है ना, वज्जी संघ, और तीसरा जो रहा वो रहा अंग। तो ये 3 महाजनपद जो है ये अपने बिहार में अवस्थित थे। ठीक है, क्लियर है, ये बातें यहां पर समझ में आ गई। इसका पुराना नाम देखे तो इसको गिरिव्रज भी कहा जाता है, ध्यान रखना, है ना, गिरिव्रज भी कहा जाता है। और वर्तमान समय में देखे तो इस क्षेत्र को राजगीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, राजगीर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप सभी अवश्य ही ध्यान में रखना। यहां से भी अगर यहां पर भी ये शब्द भी अगर रहे तो फिर आपको गलती यहां पर नहीं करना है। ठीक है, और 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली अगर कोई रहता है तो अपना मगध महाजनपद रहता है। अगला देखो कि अजातशत्रु किस वंश का शासक था। अजातशत्रु किस वंश का शासक था, मौर्य, हर्यक, नंद या फिर गुप्त। बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलो बी के साथ सब जा रहे हैं ना, सभी लोग जो हैं ये ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं। और बी क्या है, बी है हर्यक वंश। ठीक है, और हर्यक वंश क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हर्यक वंश की बात करें कि इसका संस्थापक कौन है ना, अगर पूछ दे कि इस वंश का संस्थापक कौन तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे बिंबिसार, है ना, बिंबिसार के द्वारा इस वंश की स्थापना की जाती है। बिंबिसार के बाद इसका पुत्र जो है अजातशत्रु शासक बनेगा यहाँ पर, और अजातशत्रु के बाद यहाँ पर उदयन जो है, उदयन यहाँ पर क्या बनेगा, शासक बनेगा। और इन दोनों ने अपने पिता की हत्या करके यहाँ पर राजा बने थे। इस कारण से इस वंश को इतिहासकार पितृहंता वंश भी कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं, पितृहंता वंश भी कह लेते हैं। हर्यक वंश की बात करें तो ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर, है ना, ऐतिहासिक दृष्टि से पूछे तो ऐतिहासिक दृष्टि से मगध का पहला राजवंश था। मगध का ये पहला राजवंश था, आप सभी यहां पर ध्यान में रखना। ठीक है, बिंबिसार की बात करें तो ये पहला ऐसा शासक था जिसने क्या किया, अस्थाई सेना रखा। क्या किया, अस्थाई सेना रखा। पहला ऐसा शासक था जिसने अपनी सेना में हाथी का प्रयोग किया, है ना, सेना में हाथी का इसने क्या किया, हाथी का प्रयोग किया, और इससे इसकी शक्ति क्या हो गई, बढ़ गई। और तत्पश्चात यहां पर देखा जाए तो ये धीरे धीरे अपना यहां पर विस्तार करते रहा। बात करें अजातशत्रु की तो अजातशत्रु जो है ना, अजातशत्रु का उपनाम क्या था, इसका उपनाम था कुणिक, है ना, उपनाम अगर देखे तो इसका उपनाम क्या था, इसका उपनाम था कुणिक, है ना, कुणिक के नाम से यह जाना जाता था। ठीक है, अजातशत्रु के शासनकाल में ही, इसी के शासनकाल में देखें तो गौतम बुद्ध जो है ना, कौन, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध को क्या हुआ, महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण अर्थात इनकी मृत्यु होती है। कहां पर होगी तो आप सभी फटाफट कमेंट करके बताओगे। तो इसी के शासनकाल में इनकी क्या होगी, मृत्यु होगी। इसी के शासनकाल में देखा जाए तो पहली बौद्ध संगति का आयोजन भी किया जाएगा।
ठीक है, तो पहली बौद्ध संगति का आयोजन इसी के शासनकाल में भी होता है। ठीक है, तो यहीं पर लिख लेना क्या चीज, प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन। ठीक है ना, बढ़े आगे। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला कह रहे कि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? ये तो हमने अभी अभी देखा, नहीं यहां से बफरिंग की कोई समस्या नहीं है, है ना। तो एक बार आप अपना नेटवर्क चेक करें, बफरिंग वाला इमोजी भेजने से अच्छा है कि अपना नेटवर्क एक बार आप चेक कर लें। ठीक है ना। चलिए यहां पर सभी लोग सी के साथ जा रहे हैं, है ना, सभी यहां पर सी के साथ जा रहे हैं, और सी जो है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है, वो है उदयन। अभी अभी तो हमने पढ़ा कि उदयन ने क्या किया, उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की। कहां? तो गंगा, है ना, गंगा और सोन नदी जो है ना, सोन नदी, इसके संगम पर, है ना, इसके संगम पर पाटलिपुत्र शहर की स्थापना इसके द्वारा किया जाता है, और इसी को ये अपना राजधानी बनाता है ना, इसी को अपना राजधानी बनाता है। ठीक है, क्लियर। आगे चलकर इसी पाटलिपुत्र को पटना के रूप में किसने स्थापित किया? पटना के रूप में स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो ये करेगा शेर शाह सूरी। कौन करेगा? तो शेर शाह सूरी जो है इसके द्वारा किया जाएगा। कब? 1541 में। कब? तो 1541 में। और फिर इसको ये अपना राजधानी भी बनाता है। ठीक है, उसके बाद से बात कर ले, एक पुस्तक है किसकी? मेगास्थनीज की, है ना, मेगास्थनीज की पुस्तक। क्या नाम है इसका? इसका नाम है इंडिका, है ना। इसके पुस्तक का नाम क्या है? इसके पुस्तक का नाम है इंडिका। और इस इंडिका में इस पाटलिपुत्र का बड़ा बेहतरीन वर्णन किया गया है। इसमें क्या कहा है इसको, पाटलिपुत्र को? तो पाली ब्रोथा, है ना। पाटलिपुत्र के लिए जो शब्द इसने प्रयोग किया हुआ है वो क्या है? पाली बोथरा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, इसमें पाटलिपुत्र को क्या कहा गया है? पालीबोथ्रा कहा गया है। ये भी आप सभी ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। आओ बढ़ते हैं आगे। अगला कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य, नंदगुप्त या फिर लिच्छवी? बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चलिए डी के साथ सभी जा रहे हैं, है ना, सभी लोग यहां पर डी के साथ जा रहे हैं। और डी क्या है भैया? डी है लिच्छवी, जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगर हम बात करें किसकी? हम बात करें यहां पर वैशाली की, तो वैशाली जो थी ये वज्जी संघ की राजधानी थी। किसकी? वज्जी संघ की राजधानी हुआ करती थी, जिसे वैशाली के नाम से जानते हैं। ठीक है, और विश्व का पहला गणतंत्र जो है यहीं पर स्थापित किया गया था। वज्जी संघ की बात कर ले तो ये 8 राज्यों का समूह था। क्या था? 8 राज्यों का समूह था। और इन 8 राज्यों में सबसे शक्तिशाली अगर हम देखें, है ना, सबसे शक्तिशाली अगर हम देखें तो सबसे शक्तिशाली जो थी वो थी लिच्छवी, है ना। कौन? लिच्छवी। ठीक है, तो सबसे शक्तिशाली गणराज्य जो थी वो कौन सी थी? लिच्छवी थी। इन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना यहां पर की गई थी। ठीक है, इसी वैशाली की बात कर ले तो यहां पर दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है। ठीक है, कौन सी? तो दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन, ठीक है, कब किया जाएगा? तो पहले के 100 वर्ष पश्चात, यानी कि 383 बीसी में। और शासक कौन रहता है इस समय काल पर? तो शासक जो रहेगा वो रहेगा कालाशोक, है ना। तो कालाशोक के शासनकाल में इसका आयोजन यहां पर किया जाता है। इसी वैशाली के कुंड ग्राम में, कहां पर? तो वैशाली के कुंड ग्राम में देखा जाए तो किसका जन्म होता है? यहां पर जन्म होगा महावीर स्वामी का। किसका? तो महावीर स्वामी का यहीं पर जन्म होगा। और महावीर स्वामी कौन है? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर,
है ना, सबसे अंतिम तीर्थंकर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कहा जाता है। ठीक है, तो यही वैशाली में हुआ था। इसी वैशाली में एक नगर वधु रहा करती थी, है ना, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था आम्रपाली। क्या नाम था? आम्रपाली। विश्व सुंदरी थी और इतनी सुंदर थी कि कोई भी देखे तो मोहित हो जाए। और इसका रिजल्ट आप देखते हो कि बिंबिसार खुद इससे प्रेम करता था और उसका बिटवा जो है अजातशत्रु वो भी इसी से प्रेम करता था। और सबसे खतरनाक तो ये कि पिता और पुत्र दोनों से ये प्रेम करती थी। ठीक है ना, तो इतनी खतरनाक। ठीक है, चलो बढ़े आगे। अगली बात करें, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? तो हमने अभी अभी चर्चा कर लिया। इतनी जो कहानियां लिखी इसी में तो हो गया, है ना, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं रहा होगा। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ, बताएंगे आप सभी? ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? तो बी के साथ सब जा रहे हैं ना, बी के साथ सब जा रहे हैं। और बी क्या है? बी है हमारा कालाशोक। ठीक है, तो ये क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। कालाशोक ने एक उपाधि धारण की हुई थी और उपाधि क्या था? वो था काकवर्ण। काक वर्ण यानी कि काग के, कौवे का रंग का, इतना काला था कि अंधेरे में खड़ा हो जाए तो आपको दिखेगा ही नहीं, और हंसेगा तो बस दांत ही दिखेगा, देख के बेहोश होके गिर जाओगे। और वैसे ही इसने क्या की थी? उपाधि भी धारण की थी, काकवर्ण की उपाधि यहां पर धारण की हुई थी। ठीक है, और ये संगति कब होता है? तो 100 वर्ष पश्चात 483 में उनको परिनिर्वाण की प्राप्ति होगी। और इसके 100 वर्ष पश्चात यानी कि 483 ईसा पूर्व में यह संगति का आयोजन किया जाएगा। कहां पर? वैशाली में। कहां पर? वैशाली में। बात करें कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, है ना, अध्यक्षता भी बार बार पूछ जाता है, तो आप क्या लिखोगे? सर्वकामी या सब्बाकामी, है ना, सर्वकामी भी मिलता है कहीं कहीं पर और कहीं कहीं पर सब्बाकामी भी रहेगा। तो व्यक्ति एक ही है, नाम अलग अलग देखने को मिल जाता है, आप सभी ध्यान में रखना, है ना। यहां पर हुआ क्या? तो बौद्ध संघ में विभाजन हो गया, है ना। क्या हुआ? बौद्ध संघ में, यहां पर बौद्ध संघ में विभाजन हो जाता है। क्यों होता है? तो देखो, अब यहां पर जितने लोग एकत्रित हुए, इनको लगने लगा, कुछ लोग ऐसे लोग थे जिनका मानना था कि भैया 100 वर्ष हो गए, समय के साथ नियमों में परिवर्तन होना चाहिए। और कुछ लोगों का मानना था कि नहीं, 100 वर्ष हो या 1000 वर्ष हो, बुद्ध के द्वारा दिए गए नियमों के आधार पर ही अपना संघ चलेगा। और इस कारण से बौद्ध संघ में विभाजन हो जाता है, दो भागों में बौद्ध संघ क्या हो जाता है? टूट जाता है। एक कहलाता है अस्थविर, ठीक है, एक कहलाता है अस्थविर और दूसरा कहलाएगा महासांघिक। क्या कहलाएगा? महासांघिक। अस्थविर को ही हीन सांघिक कहते हैं और ये आगे चलकर जो चौथी बौद्ध संगति होगी वहां पर हीन यान और महायान में ये डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहीं पर अस्थविर और महासांघिक में विभाजन हो जाता है, आप सभी ध्यान रखना। और ध्यान रखना कि ये जो कालाशोक है, ठीक है, कालाशोक जो है ये अपनी राजधानी जो है वो कहां पर? तो ये अपनी राजधानी परिवर्तन करेगा। ठीक है, क्या करेगा? ये अपनी राजधानी परिवर्तन करेगा और राजधानी परिवर्तित करके अपनी, मतलब जो अस्थाई राजधानी है वो पाटलिपुत्र कर देगा। कौन? कहां? पाटलिपुत्र कर देगा। इससे इसके पिता जो थे उन्होंने वैशाली राजधानी कर दी थी, इसने कहा नहीं वैशाली में मजा नहीं आ रहा, चलो हम कहां पर ले चलते हैं? तो पाटलिपुत्र में। तो फिर से इसने अपनी राजधानी जो है अस्थायी रूप से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर देता है। अगला देखो, अगला कह रहा है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? महापद्मनंद, धनानंद, कैवर्त या फिर पांडुक? बताएंगे। जो नंद वंश है, नंद वंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था? बड़ा क्रूर था, बड़ा अत्याचारी था। ठीक है, इसको कैसे भूला जा सकता है? और इससे कई सारे क्वेश्चंस आप सभी से पूछे जाते हैं और आप सभी बिल्कुल सही जा रहे हो। यहां पर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा धनानंद, है ना। अगर बात करें महापद्मनंद की तो ये नंद वंश का संस्थापक था। ये कौन सा था? ये नंद वंश का संस्थापक था।
ठीक है, नंद वंश का संस्थापक था, आप सभी ध्यान में रखोगे। ठीक है, क्लियर। वहीं धनानंद की बात करें तो ये इस वंश का अंतिम शासक था। क्या था? अंतिम शासक था। और इसी के शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण हुआ। किसका? सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है। कब होता है? यह होगा 326 बीसी में। लेकिन सिकंदर की सेना ने, है ना, सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, है ना, व्यास नदी को पार करने से, व्यास नदी को पार करने से इसने क्या कर दिया? मना कर दिया, जिस कारण से सिकंदर का सपना जो है वो अधूरा यहां पर रह जाता है। ठीक है, इसी के दरबार में इस सिकंदर के आक्रमण से पहले पहुंचे थे चाणक्य। तो चाणक्य की इसने क्या की? बेइज्जती की। और वही चाणक्य जो है वहीं पर वचन लेते हैं कि भैया नंद वंश का समूल नाश करूंगा, एक ऐसा शासक मगध के गद्दी पर बैठाऊंगा जो एक वृहद साम्राज्य जो है उस सपने को पूरा कर सके। तो अंततः चाणक्य की सहायता से इसकी हत्या कौन कर देगा? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा इसकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। और फिर यहां पर एक नया वंश जिसे मौर्य वंश कहा गया, मौर्य वंश की स्थापना यहां पर कर दी जाती है। और ये टाइम देखे तो ये टाइम आ चुका है आपका 322-21 बीसी का, है ना, 322-21 बीसी का। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, अब बात करें यूनानी लेखक इसको क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो अग्रमीज, है ना। क्या कहते हैं ये लोग? ये लोग अग्रमीज कहते हैं। चूंकि वो लिखेंगे तो अपने भाषा में नाम लिखेंगे और वहां पर अग्रमीज शब्द इसके लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्लियर है। इसकी बात कर ले तो इसने एक उपाधि, कई सारी उपाधि धारण की हुई थी, जिसमें से एक है सर्वछत्रांक। ठीक है, ये क्या है? इसकी उपाधि यहां पर रही थी, कई सारी उपाधियां इसने धारण किया हुआ है। अगला देखो कि मेगास्थनीज किसके दरबार में राजदूत बनकर आया था। ये क्वेश्चन कोई ऐसा बिहार का एग्जाम नहीं है जिसमें ना पूछा गया हो। बीपीएससी में 7 बार से ज्यादा बार पूछा जा चुका है। बिहार दरोगा में 4 से ज्यादा बार पूछा जा चुका है। बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है। बिहार एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है। बिहार एसएससी 12th लेवल पर भी पूछा जा चुका है। तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पर यह क्वेश्चन ना पूछा गया हो। सोचो कितना इंपॉर्टेंस रखता है। और सभी जो है वो ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं। और बी में क्या है? वो है चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और क्या क्या पूछा गया है? मेगास्थनीज के संदर्भ में पूछा गया है कि यह किसका राजदूत था। ये क्वेश्चन पूछा गया कि किसका राजदूत था। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे सेलुकस निकेटर। क्या लिखोगे? आप लिखोगे सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर का ये राजदूत था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटर के बीच में एक युद्ध होता है, ध्यान रखना। मेगास्थनीज की पुस्तक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका पुस्तक क्या है। तो अभी हमने देखा कि इसने जो कुछ भी भारत में देखा उन सभी को एक पुस्तक के रूप में कन्वर्ट कर दिया, जिसे इंडिका के नाम से जाना जाता है। फिर पूछा गया है कि इसके अनुसार, मेगास्थनीज के अनुसार, भारतीय समाज जो है, भारतीय समाज कितने वर्गों में बटा था। तो क्या लिखोगे? भारतीय समाज 7 वर्गों में बटा था, है ना। भारतीय समाज इसके अनुसार 7 वर्गों में बटा हुआ था। तो इसने ये यहां पर वर्णन किया है। फिर इस बार पूछा गया है कि इसके अनुसार देखा जाए प्रशासन कैसे किया जाता था। तो ध्यान रखना, अगर प्रशासन की बात कर लें तो ये प्रशासन जो है ये 30 लोगों के समूह द्वारा, है ना, 30 लोगों के समूह द्वारा यहां पर प्रशासन किया जाता था। और ये 30 जो है ये 5 5 5 5 5 और 5 की समितियों में क्या थी? डिवाइड थी, है ना। 5 की समितियों में, यानी कि ये 30 लोग जो है ये 6 समिति में बट जाते थे। और इसी के आधार पर, इसी के द्वारा यहां पर शासन प्रशासन किया जाता था। ये इसके द्वारा यहां पर क्या किया गया है? मेंशन किया गया है। आप सभी ध्यान में रखना। ठीक है, क्लियर है। बढ़े आगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने पढ़ ही लिया। ये कौन है? ये है मौर्य वंश का संस्थापक। कौन है? मौर्य वंश का ये संस्थापक है। आप सभी ध्यान में रखना। ठीक, अगला देखो। अगला कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था।
ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में, है ना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है बीपीएससी में। बताएंगे आप सभी कि अशोक के जो शिलालेख हैं उसको सबसे पहले किसने पढ़ा हुआ था? क्या हो जाएगा? अच्छा, फिर से बी, है ना, बी क्या है हमारा? बी है जेम्स प्रिंसेप, और जेम्स प्रिंसेप जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, कब पढ़ता है? ये पढ़ेगा 1837 ईस्वी में, है ना, 1837 ईस्वी में ये अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ लेता है। बात करें इन शिलालेखों की लिपि क्या रही, तो ध्यान रखना क्षेत्र के आधार पर लिपि पाई गई है, लेकिन अगर हम बात करें भारतीय क्षेत्र, है ना, और भारतीय क्षेत्र में मूल रूप से उत्तर वाला, तो यहां पर ये जो लिखा गया है ये ब्राह्मी लिपि में। कौन सा? तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। बाकी अन्य में देखे तो अन्य में आपका कौन सा? तो खरोष्ठी लिपि मिलेगा आपको, खरोष्ठी लिपि, है ना। उसके बाद देखा जाए तो अरामाइक, है ना, अरामाइक में लिखा गया है और ग्रीक में भी लिखा गया है। लेकिन पूछे कि सर्वाधिक किस लिपि में लिखा गया है, तो आप बोलोगे ब्राह्मी लिपि। क्या बोलोगे? ब्राह्मी लिपि। लेकिन एक बार पूछा गया है कि इसकी भाषा क्या है। अब कंफ्यूज्ड कि आपने तो लिपि बता दिया, भाषा तो बताया ही नहीं। तो उस समय आम जन की जो भाषा थी वो थी प्राकृत, तो प्राकृत भाषा का यहां पर प्रयोग किया गया। जैसे हम जो बोल रहे हैं, है ना, हम सभी जो बोलते हैं, मैं जो बोल रहा हूं ये क्या है? हिंदी है, लेकिन इसको लिखते हैं किस लिपि में? वो है देवनागरी लिपि। तो लिपि अलग होती है, भाषा अलग होती है। भाषा पूछे तो प्राकृत बताओगे, लिपि पूछे तो आप ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक, ग्रीक सब बताओगे, लेकिन सर्वाधिक पूछे तो आप केवल यहां पर ब्राह्मी लिपि बताओगे। बात करें कि ये जो शिलालेख है इसकी खोज किसने की? खोज भी तो पूछा जाएगा, तो आप क्या बताओगे? टी फैंथलर। क्या बताओगे? टी फैंथलर जो है इसके द्वारा खोज की गई थी। कब की गई थी? तो ये की गई थी आपका 1750 में, है ना, 1750 में टी फैंथलर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, क्लियर है? चलो, एक यहां पर और चीजें देखने को मिलता है, पूछा गया है क्वेश्चन कि इन शिलालेखों में अशोक के लिए जो सर्वाधिक शब्द जो प्रयोग किया गया है वो कौन सा है? तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे देव नाम प्रिय। ठीक है, देव नाम प्रिय या फिर देव नाम पिय, है ना, इन शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि देवताओं का सबसे प्रिय राजा, अपने आप को देवताओं का सबसे प्रिय राजा जो है ना, वो यहां पर बताता है। ठीक है, आओ बढ़ते हैं आगे। अगला कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसके बारे में तो हमने कई बार पढ़ लिया। ठीक है, फिर से बी, आज बी वाला आंसर निकल रहा है क्या? ठीक है ना। अगर बात करें इसका, कुमारगुप्त प्रथम, बिल्कुल, है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त प्रथम हो जाएगा। इसी के द्वारा लगभग 427 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की, तो ये विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। आवासीय विश्वविद्यालय था। ठीक है, विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। किस वंश से जुड़ा हुआ था? तो आप क्या बताओगे? गुप्त वंश से संबंधित था हमारा कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, कब बनाया गया? कब बनाया गया? तो आप क्या लिखोगे? 5वीं शताब्दी, है ना, 5वीं शताब्दी में। ठीक है ना, 5वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया। बात करें यहां पर शिक्षा किस चीज की मिलती थी, तो सर्वाधिक जो शिक्षा थी वो थी आपकी बौद्ध धर्म की, है ना, बौद्ध धर्म की। लेकिन इसके अलावा अन्य भी कई सारी चीजें, जैसे खगोल शास्त्र हो गया, मैथ हो गया, दर्शन हो गया, है ना, व्याकरण हो गया, ये सब भी। तो यहां पर क्या लिख लोगे? आप लिख लोगे खगोल शास्त्र, है ना। यहां पर देखा जाए तो खगोल शास्त्र का भी अध्ययन होता था। ठीक है, गणित का भी यहां पर अध्ययन करवाया जाता था। ठीक है, दर्शन का अध्ययन किया जाता था। ठीक है, आदि यहां पर मैं लिख देता हूं, क्योंकि यहां पर बहुत सारी विषय वस्तु थी जिसका अध्ययन यहां पर करवाया जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। अगर हम बात करें एक चीनी यात्री की, है ना, चीनी यात्री जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है वेनसांग, है ना,
वेनसांग। वेनसांग के बारे में क्या याद रखोगे कि यहां पर क्या किया, इसने अध्ययन किया। क्या किया, अध्ययन किया। तो वेनसांग यहीं पर अध्ययन किया। लेकिन बात करें इसको नष्ट किसने कर दिया, तो नष्ट यहां पर किया बख्तियार खिलजी ने, है ना, बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया। और इस पे तो गुस्सा इतना आता है कि अगर मिल जाए ना, बड़ा मार मारता मैं, बहुत मार मारता है इसको। हमारी वर्षों के रिसर्च जो है ना, कुछ ही पलों में जला के भस्म कर दिया। यहां पर 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, 3 मंजिला लाइब्रेरी थी, और इतनी बड़ी लाइब्रेरी दुनिया में शायद उस टाइम पर हो ही नहीं सकता, जहां पर लाखों की संख्या में पुस्तकें थी, पांडुलिपियां थी। और जब इसमें आग लगाया, 1-2 घंटे नहीं, 1-2 महीने नहीं, 3 महीने तक आग को बुझाया ही नहीं जा सका। सारी नॉलेज है ना हमारा यहां पर जला के भस्म कर देता है ये। अगला देखो, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां स्थित था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां स्थित था। विक्रमशिला को भी वहीं बर्बाद करता है कौन, बख्तियार खिलजी। जब बिहार बंगाल पर ये अपना अभियान करेगा, उसके दौरान सब कुछ यहां पर भस्म कर देगा, ये तोड़ देगा, तुड़वा देगा, बर्बाद कर देगा। और इस बार आप सभी सी के साथ जा रहे, सी पर क्या है, भागलपुर। बहुत बढ़िया। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ये भागलपुर में है। ठीक, अगर बात करें कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो इसकी स्थापना जो है वो धर्मपाल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, पाल शासक धर्मपाल के द्वारा। और धर्मपाल से पूछा गया है क्या चीज, 200 गांव इसने दान में दिया। 200 गांव दान में इसने दिया। किसको, तो यही नालंदा विश्वविद्यालय को। किसको, नालंदा विश्वविद्यालय को। और ध्यान रखना, नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये क्या है, तो ये हमारा वर्तमान में यूनेस्को विरासत स्थल है ना, यूनेस्को विरासत स्थल है। और यूनेस्को विरासत स्थल की बात करें तो बिहार में 2 है, पहला नालंदा और दूसरा कौन सा है, दूसरा है महाबोधि मंदिर। कौन सा, महाबोधि मंदिर, ये दूसरा यहां पर क्या है, यूनेस्को विरासत स्थल है। 2003 में इसको और 2016 में इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसे घोषित किया गया है। ठीक है, क्लियर है। 2002 और 2016 ये चीजें आप सभी ध्यान में रखिएगा। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में, भागलपुर में ही देखा जाए तो एक है हमारा कौन सा, गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य। डॉल्फिन अभ्यारण्य है। ठीक है, कहां पर है, तो ये है गंगा नदी में, है ना, गंगा नदी में। कितनी दूरी है, लगभग 60 किलोमीटर तक। और ये दूरी कितना, तो कहलगांव से लेकर, ठीक है, कहलगांव से सुल्तानपुर तक। ठीक है, कहलगांव से सुल्तानपुर तक ये है। ठीक है, और ये भारत का पहला इस प्रकार का क्या है, अभ्यारण्य है। लेकिन डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पूछा गया है ना, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर अगर आप सभी से पूछ दे तो यहां पर ये मत लगाना कि भागलपुर में है, ये कहां पर है, ये है पटना में, है ना, कहां पर है, तो ये है पटना में। और दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, बचवा जो है इसमें कंफ्यूजिया के यहीं लगा के चला आता है, भागलपुर लगा के चला आता है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर रिसर्च सेंटर पटना में है और अभ्यारण्य जो है वो कहां पर है, भागलपुर में है। ये कॉपी पेस्ट क्या है, कॉपी पेस्ट नहीं, बिहार पुलिस के लिए बैच इसी महीने के आखिरी में आएगी, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए टारगेट बैच होगा। कितने लोग चाहते हैं इस बैच से जुड़ने के लिए, है ना, ध्यान रखना, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक है, बिहार पुलिस कांस्टेबल, इसके लिए जो बैच है वो हमारा आएगा इसी महीने के आखिरी में। ठीक है ना, क्लियर है। तो ध्यान रखना, जो फाउंडेशन से जुड़ा है उसको तो फ्री में मिलेगा, ये है ना, ये बैच जो है, ठीक है, वो फ्री में मिलेगा। जो नए बच्चे हैं जो चाहते हैं कि यहां पर तैयार करें, बिहार पुलिस जो फाउंडेशन से नहीं जुड़े हैं उनको ये बैच लेना पड़ेगा। ठीक है ना, क्लियर। चलो बढ़िया, आगे जो फाउंडेशन वाले हैं उनको चाहिए ही क्यों, इतने डिटेल में चीजें उन लोगों ने पढ़ा है और पढ़ रहे हैं कि मजा आ जाता है सबको। और उसको पढ़ने के पश्चात दूसरा कोई बैच की जरूरत ही नहीं है, चाहे आप बिहार में कोई भी एग्जाम की तैयारी करो। ठीक है, लेकिन कुछ सिलेबस चेंज करके आ जाता है, जैसे कि ऑपरेटर वाला आ गया, ये केवल साइंस के लिए, तो इसके लिए अलग से हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सब आपका सेम है।
चलिए बड़े आगे अगला देखो, किस शासक ने अमित्र घात की उपाधि धारण की थी? बिंबिसार, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अशोक? अमित्र घात की उपाधि जो है ये किस शासक ने धारण की हुई थी, बताएंगे? चलिए यहां पर सी के साथ जा रहे हैं, सी पर क्या है भैया? चंद्रगुप्त मौर्य नहीं ना। अमित्र घात की उपाधि की अगर बात कर लें तो ये बिंदुसार ने धारण किया हुआ था। किसने? बिंदुसार अमित्र घात की उपाधि धारण किया हुआ था। ये कौन था? तो ये था चंद्रगुप्त का पुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य का ये पुत्र था। और कई लोग तो इसमें कंफ्यूज रहते हैं बिंदुसार और बिंबिसार में, है ना, कि बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश का संस्थापक है। नहीं, बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक है और बिंदुसार जो है वो मौर्य वंश में दूसरा शासक है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है और इसी का बेटा आगे चलकर अशोक यहां पर शासक बनेगा। ठीक है, तो ये क्या है? बिंदुसार अशोक का पिता है, आप सभी ध्यान में रखोगे। अगर बात करें अमित्र घात, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है शत्रुओं का विनाश करने वाला, है ना, शत्रुओं का विनाश करने वाला, बराबर इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं अमित्र घात, है ना। मित्र का मतलब मित्र, अमित्र का मतलब शत्रु, शत्रु का घात मतलब खत्म करने वाला। ठीक है, तो ये बात आप सभी ध्यान में रखोगे। इसके बाद अगला शासक, है ना, अगला शासक जो बनेगा यहां पर कौन बनेगा? अशोक बनेगा। ठीक है, और अशोक का राज्याभिषेक कब होता है ना, अशोक का राज्याभिषेक कब होता है? ये होगा 269 बीसी में। कब? तो 269 बीसी में ये राज्याभिषेक करवाएगा। ठीक है ना। अगला देखो, अगला कह रहा है कि वज्जी संघ की राजधानी कहां थी? वज्जी संघ की राजधानी कहां थी? ये तो बड़ा आसान है, ये बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है ना। तो वज्जी संघ की राजधानी कहां थी? इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा वैशाली, है ना। चंपा किसकी राजधानी थी? तो चंपा जो थी वो अंग की राजधानी थी। ठीक है, अंग की राजधानी जो थी वो कहां पर थी? वो थी चंपा में। ठीक है, और वज्जी संघ की राजधानी वैशाली में। ठीक है ना, क्लियर है। चलो इसके बारे में तो हमने कई सारी चीजें पढ़ ली। मिथिला की बात कर लें, है ना, मिथिला। ठीक, तो यहां पर सबसे पहले कौन सा क्षेत्र? तो विदेह जो है, विदेह इसी क्षेत्र में क्या हुआ? स्थापित हुआ। इसकी राजधानी था कौन? मिथिला। ठीक है ना। मुजफ्फरपुर की बात कर ले तो ये मशहूर है किसके लिए? ये मशहूर है शाही लीची के लिए। और शाही लीची जो यहां पर है उसको जीआई टैग दिया गया है। क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। ठीक है ना, क्लियर है। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला कि प्रथम बौद्ध संगति कहां आयोजित की गई थी? स्थल पूछ लिया गया कि पहली बौद्ध संगति जो है ये कहां पर आयोजित की गई थी, बताएंगे। राजगृह में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में या फिर कुंडलवन में, है ना। 4 संगतियां हम पढ़ते हैं और चारों का अपना अपना स्थल है। तो ये देखो, देखने में क्या लग रहा है? लाइन से है? नहीं। प्रथम की बात कर ले तो प्रथम संगति जो हुई थी वो कहां पर हुई थी? राजगृह में। कब हुई थी? जिस वर्ष गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, महापरिनिर्वाण हुई, यानी कि 483 बीसी में। ठीक है, और राजगृह में भी कहा? तो सप्तकर्णी गुफा में। कहां पर? तो राजगृह का सप्तकर्णी गुफा जो है यहां पर इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए है। ठीक, बात करें दूसरी, तो दूसरी जो हुई कहां पर हुई? वैशाली में, और इसके 100 वर्ष पश्चात यानी कि 383 बीसी में। ठीक है, तीसरी जो हुई वो हुई पाटलिपुत्र में, है ना, तीसरी पाटलिपुत्र में, और ये कब? तो 250-49 बीसी में। ठीक है, चौथी जो हुई, चौथी हुई आपकी कहां पर? कश्मीर के कुंडलवन में, है ना। कुंडलवन कहां पर है? ये है आपके कश्मीर में, है ना। और ये कब हुई? ये हुई प्रथम सदी ईस्वी में। ठीक है, शासक भी कई बार पूछा जाता है। तो कुंडलवन में जब हुआ तब यहां पर कौन था? कनिष्क। वैशाली में जब हुआ तब यहां पर कौन था? कालाशोक। पाटलिपुत्र में कौन था? यहां पर था आपका अशोक। और यहां राजगृह में कौन था? वो था आपका अजात शत्रु।
ठीक है, कई बार पूछे गए हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब पराजित किया था, बताएंगे। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, है ना। दोनों के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ। ठीक है, तो 305 में, 322 में, 300 में या फिर 261 में, बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब पराजित किया था। चलो 322 के साथ सब जा रहे हैं, है ना, जो कि पूर्णतः गलत है। 322 में तो चंद्रगुप्त मौर्य शासक बनेगा, ये क्या बनेगा, शासक बनेगा। और 326 में हमने देखा था, 326 में सिकंदर का आक्रमण हुआ, लेकिन भारत विजय का सपना इसका अधूरा रह गया। आगे चलकर सेल्यूकस निकेटर वहां का शासक बनेगा यूनान का, और यह सोचेगा कि इनका सपना नहीं पूरा हो पाया, ये बढ़िया शासक नहीं है, हम सपना पूरा करेंगे, हम भारत विजय करेंगे। और इसके बाद सेल्यूकस निकेटर यहां का शासक बनेगा, और ये करेगा कहां पर, तो ये करेगा भारत पर आक्रमण, भारत पर आक्रमण। ये आक्रमण कब होगी, ये होगी 305 बीसी में, 305 बीसी में। कब होगी, 305 बीसी में। कहां पर, तो जो सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी के तट पर यह होगा युद्ध, और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य क्या होगा, ये इस युद्ध में विजयी हो जाएगा। सेल्यूकस निकेटर यहां पर होगा पराजित, और पराजित होने का रिजल्ट यह हुआ कि 303 बीसी में दोनों के बीच में एक संधि होगी, और इस संधि के तहत भारत के 4 क्षेत्र, है ना, हेरात, कंधार, सिंध और मकरान तट, ये चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में मिलेगा, क्योंकि इसकी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होता है। इसी कारण से चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसी को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि यूनानियों से इसने क्या की, मुक्ति दिलाई हुई थी, यूनानियों से मुक्ति दिलाई हुई थी। ठीक है ना, क्लियर है। तो हेलेना, हेलेना का नाम ध्यान रखना, वहां का मूल नाम जो है वो है कार्नेलिया, है ना। तो यहां पर क्या है, हेलेना, हेलेना को और क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है कार्नेलिया। ठीक है, इसी का नाम है कार्नेलिया। तो अगर ये भी रहे तो आप यहां पर घबराना मत। और आगे चलकर इसी का जो राजदूत था, क्या नाम था, तो इसका नाम था मेगस्थनीज। क्या नाम था, मेगस्थनीज। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, कहां आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आएगा। ठीक है, क्लियर है। आओ बढ़ते हैं आगे। अगला, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है, 10वें, 11वें, 12वें या फिर 13वें। कलिंग का युद्ध आप सबको पता ही है कि कितना बड़ा युद्ध था, इसने अशोक के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन लाया। इसी युद्ध को देखकर, इसके विनाशकारी रिजल्ट को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है, वो युद्ध का मार्ग छोड़कर धर्म का मार्ग अपना लेता है। और इसका वर्णन जो मिलता है वो मिलता है 13वें शिलालेख में। कहां पर मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको 13वें शिलालेख में। डी ऑप्शन वाले सभी यहां पर बिल्कुल सही हैं। पूछा गया है कि ये कलिंग युद्ध जो है ये कब हुआ है, तो आप क्या लिखोगे, इसका समय क्या है, इसका समय है 261 बीसी, है ना। ऐसे भी स्टेटमेंट में पूछा गया है कि अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष ये युद्ध होगा। यहां का शासक कौन था, तो यहां का शासक था अनंत पद्मनाभ, अनंत पद्मनाभ। इसमें विजयी कौन हुआ, तो विजयी हुआ यहां पर अशोक, लेकिन अशोक का हृदय परिवर्तन यहां पर हो जाता है, और इस युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, बौद्ध धर्म अपना लिया। और ये बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी,
तो स्वयं यहां पर गौतम बुद्ध ने आकर दी थी, है ना। और ये मैं नहीं कहता, ये हमारे उप मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी कहते हैं, है ना। 15-20 दिन पहले का उनका भाषण था, यही बता रहे थे, अपने बिहार की धरती के बारे में वो बता रहे थे, इसकी महानता के बारे में बता रहे थे, जिसमें वो कह गए भाव भाव में कि अशोक जैसे शासक का हृदय परिवर्तन तब हो पाया जब गौतम बुद्ध ने स्वयं इसको अपना उपदेश दिए। तो अगर हम इसकी बात करें, हम बात कर रहे हैं 261 बीसी का, ठीक है ना। और गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हो गई है वो 483 ईसा पूर्व में हो चुकी है। तो यहां पर 483 में से माइनस करोगे 261, कितना आ जाएगा? तो ये 2 2 और 2, यानी कि 222 साल बाद ये फिर से जीवित हो गए गौतम बुद्ध। और आकर अशोक को जब उन्होंने ज्ञान दी तो अशोक का हृदय ही परिवर्तित हो जाता है। अशोक युद्ध का मार्ग त्याग देता है और धम्म का मार्ग अपनाता है। तो ध्यान रखना, पेपर में आए तो सम्राट चौधरी जी की बातें मत लिखना, यहां पर लिखना उपगुप्त ना, है ना। उपगुप्त नामक शिष्य जो थे बुद्ध के, उनके द्वारा इसे क्या किया जाता है? अशोक को दीक्षा दी जाती है, ठीक है ना। तो अशोक यहां पर बौद्ध धर्म अपना लेता है। तो इसका वर्णन कहां पर है? 13वें शिलालेख में, ठीक है ना। समय जो है समय समाप्त हो चुका, इसलिए ये 20वां प्रश्न जो होगा ये आपका होमवर्क होगा। देखो कितना आसान प्रश्न आ गया, लेकिन ये बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है ना, कि बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी। इसका आंसर जो है आप सभी कमेंट बॉक्स में जाकर इसका आंसर बताओगे कि इसका सही उत्तर क्या है, ठीक है। बाकी सेशन अगर अच्छा लगा हो तो सभी को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना है, खूब दबा के शेयर करना है। और ये सेशन आपकी लगातार चलती रहेगी जब तक हमारा पेपर ना हो जाए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये बंद होगी नहीं। और इस सेशन के माध्यम से बिहार राज्य विशेष खोपड़िया में छाप दूंगा, है ना। रोम रोम आपकी बिहार जी के बोलेगी, ठीक है। तो रेगुलर इस सेशन से बने रहना है, खूब सारा प्यार देना है। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। हाँ, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना, एक वीक 10 दिन क्लास कर लो, उसके बाद से स्टेटमेंट वाले, क्योंकि हर एग्जाम में अब स्टेटमेंट वाले आ रहे हैं। चाहे बिहार पुलिस कांस्टेबल की बात करें, बिहार पुलिस दरोगा की बात कर ले, तो हर एग्जाम में स्टेटमेंट वाले हैं। तो पहले नॉर्मल क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद से स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन लेकर मैं उपस्थित होऊंगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।